राधे राधे। जिन्होंने पहले एपिसोड्स नहीं सुने हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके पहले सुन सकते हैं। नाउ एपिसोड 328 मौत का सामान, मौत से सामना। सोना बहुत घबरा गई जब विहान ने अयाश के ऊपर गन तान दी। वो ट्रिगर दबाने ही को था कि सोना ने उसे हाथ को पकड़कर ऊपर कर दिया, जिससे गोली अयाश को न लगकर सीलिंग पर लटक रहे बड़े से झूमर पर लगी। सोना जोर से चिल्लाई, अयाश जाओ यहाँ से। अयाश अभी जो हुआ उसे वजह से सदमे में था। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। सोना जोर से चिल्लाई, अयाश जाओ यहाँ से। अयाश कमरे से बाहर भागा। तभी विहान ने सोना के पेट पर लात मारी, जिससे सोना पीछे की तरफ गिर गई। उसके पेट में अजीब सा दर्द सा उठा। उसने अपना पेट पकड़ लिया। तब तक गोली चलाने की आवाज़ से शिवा भी कमरे से बाहर आ चुके थे। उसने अयाश को भागकर अपनी तरफ आते देखा तो उसने उसे गोद में उठा लिया। क्या हुआ अयाश? अयाश डरते हुए शिवा के गले से लग गया। उसके मुंह से कुछ नहीं निकल ही रहा था। उसने घबराए हुए सोना के कमरे की तरफ इशारा किया। शिवा ने उसे गोद से उतारा और सोना के कमरे की तरफ बढ़ गए। इधर सोना अपनी आंखों में खौफ के साथ विहान को देख रही थी। विहान गुस्से से घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। सोना ने कहा, विहान तुम वहीं रुको। तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है। विहान एक कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, गलत? तुम्हारे पति मेरा सब कुछ मुझसे छीन तब ये तुमने गलत नहीं लगा? तुम दोनों की वजह से मेरे वाइफ और मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। तुम लोगों ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, तब ये बात तुम्हें गलत नहीं लगी? बोलो, कहते हुए वो जोर से चिल्लाया। उसके ऐसे चिल्लाने से सोना चौंक गई। सोना कुछ और भी कहने को ही थी कि विहान ने अपने पीछे से किसी के आने की आहट हुई। दोनों ने देखा शिवा कमरे में आ रहे थे। शिवा कुछ करते उससे पहले विहान ने बेड पर सो रहे बच्चों को देखा और उनके पास आ गया। उसने वंश को अपने गोद में उठा लिया और शिवा के ऊपर गन पॉइंट करते हुए बोला, वहीं रुक जाओ वरना मैं तुम्हारे इस खानदान के आखिरी चिराग भी बुझा दूंगा, उसने कहा और वंश ने ऊपर से गन पॉइंट कर ली। सोना और शिवा ने ये देखा, वो दोनों घबरा गए। शिवा ने गुस्से से कहा, विहान तुम ये क्या कर रहे हो? अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बच जाओगे? वहीं सोना ने घबराते हुए कहा, विहान तुम हमारे वंश को कुछ मत करो, ही इज जस्ट अ किड। विहान जोर से चिल्लाया, ओह जस्ट शट अप। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। सोना ने नहीं में सिर हिलाया। वंश विहान की गोद में रोने लगा। सोना ने कहा, विहान वंश को हमें दे दो। अगर तुमने हमारे बच्चे को कुछ भी किया तो इस बार अंश तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विहान ने हंसते हुए कहा, हा 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 हा, वो मुझे जिंदा तो तब छोड़ेगा ना जब वो खुद बचेगा। अब तक तो मेरे लोगों ने उसे ऊपर पहुंचा दिया होगा। हर बार वो बच जाए, ये हो नहीं सकता ना? सोना ने यह सुना और वो हैरान हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी विहान ने देखा शिवा के पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं और वो समझ गया कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। उसने सोना को देखा और गुस्से से कहा, अब मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अगर इसे जिंदा देखना है तो तुम मेरे साथ चलो। सोना ने जल्दी जल्दी में हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ आने को तैयार हैं, उसे छोड़ दो। विहान ने वंश के सर पर गन को दबाते हुए कहा, कोई होशियारी नहीं, अपने लोगों से कहो मेरे रास्ते में ना आए। सोना ने शिवा को रिक्वेस्ट करते हुए कहा, डैड प्लीज़, ये जैसे कह रहा है वैसे कीजिए। शिवा ने हाँ में सिर हिलाया। उसके लोग पीछे हट गए। विहान सोना के पास आया और उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा। सोना वंश के लिए डरते हुए उसके साथ चलने लगी। वे लोग बाहर आ गए। बाहर अब तक हवेली में सभी लोग आ चुके थे, शिवा को छोड़कर। विहान सोना को उनकी आंखों के सामने से बाहर ले गया और वे लोग कुछ नहीं कर पाए। विहान ने सोना को कार में बैठने के लिए कहा और वंश को खुद पकड़ते हुए ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, और हाँ, हमारा पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कार चालू की और वहाँ से चला गया। उसने रो रहे वंश को सोना के गोद में फेंक दिया।
क्योंकि उसे अब किसी से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। सोना ने उसे पकड़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। लगभग आधे घंटे बाद उसने शहर से दूर एक सुनसान जगह पर आकर अपनी कार रोकी। सोना ने देखा वो एक पुराना शोरूम जैसा लग रहा था। सोना ने देखा विहान का ध्यान कहीं और है। उसने जल्दी से कार का गेट खोला और वंश को लेकर उसके अंदर भाग गई। विहान उसके इस हरकत पर मुस्कुराया। उसने कहा, नॉट बैड मिसेस RYZDA, मेरे सामने चालाक बनने की कोशिश की जा रही है। वह बाहर आया और वो भी अंदर चला गया। उसने इधर उधर देखा पर अब सोना वहां कहीं भी नहीं दिख रही थी। उसने अपने हाथ में एक बड़ा सा रॉड को उठाया और उसे जमीन पर पटकते हुए बोला, मिसेस RYZDA, इस वक्त मेरा हाइड एंड सीक खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अगर तुम अभी बाहर आओगी तो हो सकता है मैं तुम्हें आसान मौत दूं, वरना अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं तुम्हें साथ क्या करूँगा। इसलिए बेहतर होगा सामने आओ। कहते हुए वो जमीन पर जमे धूल में बने पैरों के निशान को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर सोना एक कार में पीछे छुपकर बैठी थी। उसने वंश के मुंह पर हाथ रख लिया था। तभी उसने अपने सामने दो पैरों को देखा। उसने अपना सर उठाया तो उसके सामने विहान खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सोना ने वंश को कसके अपने सीने से लगा लिया और नहीं में सर हिलाने लगी। विहान ने अपने हाथों में रखे रॉड को उठा और उस पर वार किया। सोना ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने महसूस किया उसे कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। उसने अपने आंखें खोली तो देखा अंश विहान के हाथ को रोक कर खड़ा है। वो रोते हुए मुस्कुराई। अंश ने गुस्से में विहान को देखा और उसके पेट पर लात मारी, जिससे विहान पीछे की तरफ गिर गया और उसके मुंह से खून निकल आया। अंश सोना के सामने खड़ा होते हुए बोला, तुम जो सोच रहे हो ना, वो अंश रायजादा के होते हुए कभी मुमकिन नहीं है। उसने कहा तो सोना जल्दी से उसके पास आई और उसके सीने से लग गई। विहान ने गुस्से में अंश को देखा। उसे लगा था अब तक उसने लोगों के अंश का काम तमाम कर दिया होगा। उसने गुस्से से कहा, तुम हर बात इतने लकी कैसे हो सकते हो अंश रायजादा, कैसे कैसे। कहते हुए वो अपना हाथ जमीन पर पटक और उठकर खड़ा हो गया। वो भागकर अंश के पास आया, लेकिन अंश ने उसके पेट पर दोबारा लात मारी और इस बार विहान संभल गया। अंश ने सोना को खुद से दूर किया और विहान के तरफ बढ़ गया। दोनों में फाइट होने लगी। कभी अंश विहान पर भारी तो कभी विहान अंश पर दोनों में से किसी के ने भी हार नहीं मानी। दोनों इस वक्त खून से लथपथ थे, पर कोई भी रुकना नहीं चाह रहा था। लेकिन इस बार अंश ने विहान को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे विहान बेसुध हो गया। अंश ने विहान को देखते हुए अपने मुंह से खून को थूका और सोना को देखने लगा, जो एक कोने में दुबक कर बैठी थी। अंश उसके तरफ बढ़ने लगा। सोना उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, क्योंकि अंश इस वक्त उसे उस पल की याद दिला रहा था जब उसने करण को मारा था। तब भी वह इसी तरह खून से लथपथ कई दरिंदा लग रहा था। वो अपनी घबराई नजरों से अंश को देख रही थी। तभी उसने अंश के पीछे विहान को देखा, जिसके हाथ में एक बड़ी सी रॉड थी। विहान अंश के पास आया और उसके सर पर उसे दे मारा। अंश, सोना जोर से चिल्लाई। अंश उसके लिए तैयार नहीं था। एक पल के लिए उसका सर घूम गया। उसने पलटकर विहान को देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। विहान ने एक बार फिर से अंश के सर पर वो रॉड दे मारी, पर इस बार अंश ने उस रॉड को पकड़ लिया और उसे उसके हाथ से छीनते हुए उसके सीने से उतार दिया। विहान के मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। वे दोनों तब भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इस तरह दोनों एक साथ बेजान से जमीन पर मुंह के बल गिर गए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड नाउ नेक्स्ट एपिसोड। 5 साल बाद 5 साल बाद एक आदमी हॉस्पिटल बेड पर लेटा था। उसकी आंखें बंद थी। वह मशीनों से घिरा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे उसने बरसों से उसके लिए प्रैक्टिस किया हो। एक नीली आंखें वाली खूबसूरत लड़की, जिसने डॉक्टर का कोट पहना था, वह उसके कलाई को पकड़कर उसके पल्स चेक कर रही थी। कुछ देर बाद उसने निराशा से
अपना सर हिलाया। उसने अपने मन में कहा, 5 साल बीत गए अंश, और कब तक आप हमें परेशान करेंगे? क्या आपको हमें हर रोज़ इस तरह अपने लिए परेशान देखकर मज़ा आता है? उस हादसे को 5 साल बीत गए थे। अंश उसके बाद से ही कोमा में था। उस दिन विहान को मारने के बाद अंश भी बेहोश हो गया था। उसी वक्त शिवा के लोग वहां पहुंच गए थे। इन 5 साल में बहुत कुछ बदल गया था। इसी बीच सोना एम्स हॉस्पिटल में ऑफिशियल न्यूरोसर्जन के पोस्ट पर काम करने लगी थी और उसकी देखभाल इस बार खुद सोना ही कर रही थी। सोना ने अंश से बात की पर उसने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सोना ने उसके हाथ को धीरे से नीचे रख दिया। तभी उसकी हाथ की उंगलियों में एक मूवमेंट हुई, जैसे वह उसके अनकही बात को सुनकर समझ रहा हो, पर सोना ने यह नोटिस नहीं किया। उसने अंश के पास बैठी कमज़ोर महिला को देखा और निराश में सिर हिलाया। उसने कहा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है मॉम। अंश ने हाथ में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। इसकी हालत अब भी वैसी है जैसी 5 साल पहले थी। उसने कहा तो नीलिमा ने अपना सर झुका लिया। उसने कहा, हो सकता है सोना, मुझे कोई गलतफहमी हो रही है क्योंकि मैं पिछले 5 साल से इसे होश में देखने की कल्पना बस कर रही हूँ, उसने कहा और वो रो पड़ी। सोना ने उसके कंधों से पकड़ा और उसे पीठ को सहलाने लगी। उसने उसे संभालते देखा तो वह हिम्मत मत हारिए मॉम, अंश ठीक हो जाएगा। नीलिमा ने हाँ में सिर हिलाया। सोना ने कहा, मॉम अब आपको घर जाना चाहिए। बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो गया है और आप तो जानती हैं ना, सारांश एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकता। नीलिमा ने हाँ में सिर हिलाया और अंश का ख्याल करने के कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सोना ने अंश को देखा और उसके चेहरे को सहलाते हुए उसके माथे पर किस किया। तभी उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टपक कर अंश के गाल पर गिर गया। वह चाहे खुद को सबके सामने कितना ही स्ट्रांग दिखा रही हो, पर अकेले में वह अंश को इस तरह देखकर खुद को संभाल नहीं पाती थी। उसने अंश के माथे पर किस किया था और एक नर्स अंदर आ गई। सोना ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और अपने कोट के पॉकेट से अपना पावर का चश्मा निकाल कर लगा लिया। नर्स ने सोना से कहा, डॉक्टर रायजादा, आपको डीन ने अपने ऑफिस में बुलाया है, उन्हें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सोना ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम मिस्टर रायजादा का ध्यान रखो, उसने कहा और एक बार फिर से अंश को देखते हुए वहाँ से चली गई। वो अभी डीन के ऑफिस की तरफ जा ही रही थी कि उसके पॉकेट में रखा फ़ोन बजने लगा। उसने देखा फ़ोन कॉल स्कूल से है। उसने जल्दी से उसे पिक कर लिया और वो कुछ कहने को ही थी कि सामने से आवाज़ आई, मिसेस रायजादा, आपको अभी इसी वक्त स्कूल आना होगा, हम आपके बेटे को नहीं समझा सकते। सोना ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, ठीक है, हम आते हैं। उसके दिमाग में डीन से मिलने वाली बात निकल गई और वो सीधा पार्किंग में आ गई। उसने अपना कोट उतारा और कार में बैठ गई। उसने ड्राइवर से कहा, स्कूल ले चलिए। लगभग आधे घंटे में वो एक बड़े से किंडरगार्टन में पहुंच गए। उसने देखा गार्डन में कुछ बच्चे भीड़ लगाकर खड़े हैं। सोना को वहां देखकर एक टीचर उसके पास आई और बोली, मैम वो वहाँ हैं। उसने उन बच्चों की भीड़ की तरफ इशारा किया और कहा तो सोना उस वक्त भाग गई। उसने देखा एक लड़का उससे 4 साल बड़े लड़के को बुरी तरह से मार रहा है और सारे बच्चे उसे चीयर्स कर रहे हैं। सोना जल्दी से उसके पास आई और उसके हाथ में पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोली, वंश रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वंश था। वंश अब 5 साल का हो चुका था। उसकी नीली आंखें इस वक्त बिल्कुल अंश की तरह लग रहा था जो गुस्सा होता था। वो बिल्कुल अंश की तरह डोमिनेटिंग और ज़िद्दी था। वंश ने गुस्से में अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, मॉम, इसने पहले शुरू किया था। इसने शीनू को चॉकलेट दी और फिर उसे किस भी किया। सोना ने हैरानी से अपने गुस्सैल बेटे को देखा। सोना ने कहा, वंश वो अभी बच्चा है, तुम उसे इस बात के लिए मार नहीं सकते। से सॉरी टू हिम। लेकिन मॉम, वंश ने कहना चाहा तो सोना ने उसे अपनी आंखें दिखा उसके वह मुंह फुलाकर दूसरी तरफ खड़ा हो गया। सोना ने उस बच्चे को देखा जिसे वंश ने मारा था। वो उसके पास आई और उसे खड़ा करते हुए उसके मुंह पर लगे चोट को देखते हुए बोली, बेटा
तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी तुम्हें इतनी चोट लगी। वंश की तरफ से हम तुमसे सॉरी कहते हैं, उसने कहा और उसके लिप्स के कोने से आ रहे खून को साफ करने लगी। वो बच्चा दर्द में था लेकिन रो नहीं रहा था। उसने कहा, कोई बात नहीं आंटी, मैं शूनी के लिए इतना मार तो खा ही सकता हूँ। आफ्टर ऑल आई लाइक हर एंड ही इज़ हर ब्रदर। उसने कहा तो सोना हैरान हो गई। इस उम्र में इस बच्चे को ये सब कौन सिखाता है? तभी वंश जो मुंह फुलाकर खड़ा था वो उसके पास आते हुए बोला, तुम मेरी बहन को शीनू नहीं कह बुला सकते आरव, ये सिर्फ मैं बुला सकता हूँ, उसने कहा और उसे सिर्फ फिर से मारने को हुआ तो सोना ने उसे पीछे से खींच लिया। स्टॉप इट वंश, सोना जोर से चिल्लाई। वंश चुप खड़ा होकर उस लड़के को घूरने लगा। तभी एक टीचर उसके पास आई और बोली, प्लीज़ मैम, आप वंश को समझा दीजिए। इस महीने में ये 5वीं बार किसी से हाथ उठा रहा है और ये किसी को भी नहीं सुनता। आई एम सॉरी मिसेस रायज़ादा, पर मुझे ये कहना पड़ रहा है। अगर अगली बार वंश ने ऐसी हरकत की तो हम उसे स्कूल से निकाल देंगे। सोना ने कहा, आई एम सॉरी फॉर दैट टीचर, हम वंश को समझा देंगे, आगे से वो ऐसा नहीं करेगा, उसने कहा। तब तक सभी बच्चों के पेरेंट आ गए और सोना को अजीब नज़रों से देखते हुए अपने बच्चों को वहाँ से ले गए। उसके जाने के बाद सोना ने एक आह भरी और सामने देख जहाँ पर एक बच्ची किसकी नीली आंखें थी, वो अपना अंगूठा मुंह में लेकर सोना को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। वो उसके पास आई और बोली, सानवी, तुम्हें अपने भाई को रोकना चाहिए था। वो इस तरह किसी को भी नहीं मार सकता बच्चे। अगर उसे चोट लग जाती तो अगली बार तुम उसे ऐसा करने से रोकना, ओके? उसने कहा और उसके मुंह से उसका अंगूठा बाहर करते हुए उसके मुंह को साफ करने लगी। 5 साल की सानवी बहुत क्यूट हो गई थी, बिल्कुल सोना की तरह। सोना ने कहा, अगली बार तुम अपने भाई से कहना कि वो ये सब ना करे, वो तुम्हारी बात ज़रूर मानेगा। सानवी ने अपनी तोतली आवाज़ में कहा, ओके मम्मा। तभी सोना की नज़र सानवी के पीछे कुछ दूर पर खड़े एक लड़के पर पड़ी। उसने अपने हाथ में चॉकलेट पकड़ रखा था जिसे उसने आधा खा चुका था। सोना उसके पास आई और बोली, सारांश, तुम तो अपने भाई को समझा सकते थे, तुमने देखा ना वो कितनी बुरी तरह से उसे मार रहा था। सारांश भी इसी स्कूल में पढ़ता था, वह 6 साल का हो चुका था। उसके मुकाबले मुस्कुराते हुए कहा, मम्मा, मैं उसे क्यों रोकता? मुझे तो उसकी फ़ाइट देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। अगर आप 2 मिनट पहले आ जाती तो आप भी देखती। वंश ने उसे ऐसे पंच किया और वो सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर गया, उसने कहा और अपने हाथ से हवा से पंच मारने लगा। सोना ने उसे गुस्से में घूरा और उसके हाथ से चॉकलेट छीनते हुए बोली, शट अप सारांश, और तुम्हें ये चॉकलेट किसने दिया? तुम ये नहीं खा सकते। सारांश ने कहा, ये चॉकलेट उस आरव ने सानवी को दिया था जिसे वंश ने अभी मारा था। वंश ने ये चॉकलेट फेंक दिया तो मैं खा रहा था। प्लीज़ अब आप इसके लिए भी मुझे डांटने ना लग जाना, उसने कहा और हैरान खड़ी सोना ने हाथ से चॉकलेट को लेकर फिर से मज़े से खाते हुए कार में जाकर बैठ गया। सोना ने अपने उन तीनों बच्चों को देखा और गहरी सांस ली। उसने कहा, अगर आयांश यहाँ होता तो वो तुम तीनों को ज़रूर संभाल लेता, उसने कहा और सानवी के पास आ गई। उसने अपने गोद में उठाया और कार के पास आ गई। उसने वंश को अपने दोनों हाथ बांधे पैसेंजर सीट पर बैठा दिया। वो भी सानवी के साथ कार में पीछे सीट पर बैठ गई। सारांश ने वंश के पीठ पर थपकी दी और कहा, वेल डन वंश। सोना ने उसे घूर कर देखा। वो उन तीनों को लेकर हवेली आ गई। सारांश और वंश अपने अपने बैग पकड़कर घर के अंदर भाग गए। सोना ने अपनी गोद में सो रही छोटी सी राजकुमारी को देखा और उसे लेकर वो भी अंदर आ गई। नीलिमा जो सोफे पर बैठी बच्चों के आने का इंतजार कर रही थी, उसने सोना को देखा और पूछा, सोना, तुम घर आ गई? मुझे लग रहा था तुम अभी ड्यूटी पर हो। सोना उससे कुछ कहती उससे पहले सारांश भागकर नीलिमा के पास आते हुए बोला, ग्रैंडमा, वंश ने आज फिर से लड़ाई की, इसलिए मम्मा को स्कूल आना पड़ा।
नीलिमा ने हैरानी से वंश को देखा जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसका अपना एक अलग कमरा था जिसमें किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी और सोना और नीलिमा ने अपना सर हिलाया। रात का वक्त सोना सानवी को सुलाने का वक्त खिड़की के पास खड़ी आसमान में खड़े बड़े से चांद को देख रही थी। कितना कुछ बदल गया था इन 5 सालों में अंश। आपके बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं और शैतान भी। हम अकेले उन तीनों को नहीं संभाल सकते। आयन सम्राट के साथ एम्ब्रॉड चला गया और दादू नहीं रहे। उन्हें गए 5 साल हो गए। मॉम को हर वक्त आपकी फिक्र होती रहती है और डैड भी अब बीमार से रहने लगे हैं। हम यहाँ बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। प्लीज़ आप जल्दी ठीक से हो जाइए, हमें आपकी ज़रूरत है। उसने इतना कहा ही था कि टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजने लगा। वो जल्दी से बेड के पास आई। उसने देखा फ़ोन हॉस्पिटल से आया है। उसने जल्दी से उसे पिक कर लिया। वो कुछ कहती उससे पहले सामने से नर्स ने कुछ कहा जिसे सुनकर सोना की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। क्या तुम